पास का जितना भी सिस्टम था कार्टेशियन वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, पहले मैं वो सारा लिख रहा हूँ एक बार, और उसके बाद हम 11 का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो याद रखने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ना कुछ चैप्टर होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होते हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस होगी हमारी, नहीं तो होगी नहीं। इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस करने ही नहीं है, इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखने हैं, ज्यादा थ्योरी है, ज्यादा बातें समझने की हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन पढ़ के वो क्या ग्राफ बन रहा है, लाइन कहाँ जा रही है, उसके अंदर की सारी बातें अगर आपको समझ में आती हैं, आप उसको अपने दिमाग में बना पा रहे हो, तो फिर आपको टॉपिक समझ में आएगा। रट्टा मारने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप सारे फॉर्मूले रट के चले जाओ तब भी क्वेश्चन नहीं होगा, जब तक आपको समझ ना आएगा कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है। तो बहुत ही ज्यादा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन से पहले बेसिकली मुझे बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइन तो मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। तो बेसिक के नाम पे मैं बोलूंगा कि भैया हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक पे चला गया मैं, ठीक है ना। ये एक्स डैश, ये है एक्स, और जो वर्टिकल एक्सिस है बेटा इसको वाई एक्सिस कहते हैं। वाई डैश वाई, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं भैया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। कोई बच्चा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि ये भी मैं इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? अबे नहीं ना, हाँ ठीक है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है सर। ये चार कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अंदर कोई कोऑर्डिनेट अगर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई अगर कोऑर्डिनेट होगा, कोई पॉइंट होगा, तो वो हमेशा कैसा होगा बेटा? एक्स कॉमा जीरो जैसा। वहां पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? और कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो वो कैसा होगा? जीरो कामा वाई। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स कॉमा जीरो जैसा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो जीरो कामा वाई जैसा। ये बात अपने को पता है, ठीक है। यहाँ तक अपने को सब आता है, ठीक है सर। अगर मेरे पास दो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है x2 कॉमा y2, तो आप मुझे बताइए PQ का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे इसको तो एक्सप्लेन नहीं करना, ये सब बच्चों को आता है। तेजल तुझे दिख रहा है इधर से? यहाँ इधर ऐसा नहीं तो दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात हमने करी थी बेटा, अगर एक ही पॉइंट के ऊपर ए बी सी, अगर तीन, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, then these points are called कोलिनियर पॉइंट्स। तब हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के अंदर नहीं होंगे तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई या कोई डाउट है? अच्छा, अब अगर मेरे पास एक ए बी लाइन है और मैंने इस ए बी लाइन को सी ने डिवाइड कर दिया, सी ने इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो सी ने इसको क्या किया? बाइसेक्ट किया। क्या किया बेटा? बाइसेक्ट किया। जब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इधर भी एक हिस्सा और इधर भी एक हिस्सा, तो टोटल इसे कितने हिस्से हुए? दो। टोटल इसे कितने हिस्से हुए? दो, टू पार्ट्स हुए। तो सी पॉइंट पर रेशियो क्या होगा? 1:1। बात समझ में आ रही है? एक हिस्सा इस साइड और एक हिस्सा इस साइड। अगर ये ए बी लाइन को इन्हीं दो पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट कर दिया, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो एक हिस्सा इधर है, इस पॉइंट पर आके मैं चेक करूंगा तो एक हिस्सा इधर है और दो हिस्से इधर है। इसका रेशियो क्या होगा? 1:2। यहाँ पे क्या होगा? 2:1। दो हिस्से इस साइड, एक हिस्सा इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात को निपटा दूं और बोलूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैंने m पार्ट्स इधर हुए और n पार्ट्स इधर हुए, तो रेशियो क्या हुआ? m/n। टोटल इसके अंदर कितने पार्ट्स हुए लाइन के? टोटल इसके अंदर कितने पार्ट्स हुए लाइन के? दो नहीं, m+n। अरे मान ले इधर 5 हिस्से हैं, इधर 4 हिस्से हैं, टोटल कितने हिस्से हुए? 9 हिस्से हुए ना। टोटल देयर विल बी 9 पार्ट्स।
वो m और n एक वैल्यू होगी, समझ गए आप। तो अगर यहाँ पर x1 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर y1 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर y2 कोऑर्डिनेट है, बेटा इस c कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम हमेशा सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते थे, जो कि क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n और m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये पॉइंट था, पॉइंट सी। याद आ रहा है भाई? याद रखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना। देर इज नो, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये रटना पड़ेगा, फॉर्मूले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, अगर सर आप बात कर ले मिड पॉइंट फॉर्मूला की, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब m रेशियो n जो होगा 1:1 होगा, मतलब बाइसेक्शन हो रहा है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। सर उस केस में अगर ये 1:1 है, तो ये a कोऑर्डिनेट है दैट इज x1, y1 और ये b कोऑर्डिनेट है दैट इज x2, y2। तो अगर हम बात करें इस कोऑर्डिनेट की, c पॉइंट की, तो दैट दिस वुड बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन। आसान है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं लग रही यहाँ तक? आगे बढ़े सर। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, हालांकि बातें बहुत सारी हैं, मैं सोच रहा हूँ पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा कम कम करके बढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल लेंगे, है ना। एकदम ज़्यादा लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये अपने पास एक ट्राइंगल है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, b है x2, y2 और c है x3, y3। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, हाफ मॉड। मॉड का मतलब एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एरिया कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, क्या लिखोगे ध्यान से, x1 y माइनस वाई, x2 प्लस में x2 y माइनस वाई प्लस में x3 y माइनस वाई। अच्छा सर y माइनस वाई तो जीरो हो जाएगा। अरे नहीं भैया, एक फॉर्मूला याद करवाएंगे ना आपको, 23 31 12। याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, 23 31 12। अगर मैं आपसे पूछूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 23 31 12। 23 31 12 से क्या फायदा होगा सर, पहले हमने क्या लिखा था, 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई। अब ये 23 31 12 हमारी क्या मदद करेगा सर, हम यहाँ पे लिख देंगे 23, यहाँ पे 31, यहाँ पे 12, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ये सीधा सीधा 23 31 12 एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। तो इतना काम हमें 10th क्लास का आना चाहिए। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन भी यही है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर ही है, करें क्या, लगाएं, आओ फटाफट नोट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। ये 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, सुंदर सा कॉर्ड बनाओ क्वाड्रिलेटरल। प्लॉट करना तो आता होगा, अरे पॉइंट का प्लॉट करना आता होगा, बनाओ फटाफट बनाओ, शो योर स्किल्स। देखो बेटा, अब इसके बाद आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। आपने उसको बना लिया होगा अच्छे से कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फिगर के इस पे चलना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटी, मेरी बात सुनो, मान लेता हूँ मैं तो ऐसे रफ में कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर फेयर में करना है, ठीक है ना। ए क्या अपने पास, ये कितना है 0,7, सी कितना है बेटा 5, -5 और ये कितना है बेटा अपने पास -4, -2। ध्यान से इधर देखो। अच्छा मुझे इसका एरिया निकालना है सर, अपने को क्या कहना है सर, एरिया देखते ही कि नहीं आता, सॉरी, है ना। अरे अपने को आता ही नहीं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, क्या करेंगे, ट्राइंगल में तोड़ देंगे हम, इसका एक लाइन बना देंगे यहाँ पे। ये क्या बन गया सर, ट्राइंगल एबीसी। अरे जो जैसा आ रहा है उसके अंदर भी हो जाएगा ना, आप हमसे भी बनवाओगे।
ठीक है ना। पहला क्या था, -4,5, ये पॉइंट होगा, -4,5। फिर क्या था बेटा, 0,7, पहला क्या था -4,5, ये वाला पॉइंट हो गया -4,5। दूसरा पॉइंट था भैया 0,7, 0,7। तीसरा पॉइंट था 5, -5, 5, और चौथा पॉइंट क्या था, -4, -2। ऐसा बना होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और ये डी हो गया। अब खुश। अब मैं कह रहा था, मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यही मैं पहले बोल रहा था, आप लोगों ने कहा नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए अब, ठीक है ना। अब ठीक है, अब भी तो वही करना पड़ेगा। ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है ना। अपने को इसका डायरेक्टली तो आता नहीं है, डायरेक्टली तो एरिया निकालना आता नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर एक यहाँ पे लाइन डाल दी, ये हो गया भैया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया, और ए डी सी एक ट्राइंगल बन गया। दोनों का एरिया अलग अलग करके निकाल दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे सर, तो अभी फॉर्मूला बताया था 23, 31, 12 वाला। आओ लग जाओ काम पे, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, आओ करते हैं। ये यहाँ पे क्या है सर, ये x1, y1, ये क्या है मेरे लिए, x2, y2, और ये क्या है x3, y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फटाफट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मॉड के अंदर x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, 23, 31 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। ठीक है, एक जो कि क्या हो जाएगा 1/2, x1 का मतलब कितना हो जाएगा -4, y2 का मतलब कितना हो जाएगा -5, -7। बेटा बोला मत करो ये बीच में, क्वेश्चन करो अपना अपना, आंसर बताओ जिसका हो जाए। x2 का मतलब कितना है बेटा 5, y3 का मतलब कितना है 7, माइनस y1 का मतलब कितना है -2, प्लस x3 का मतलब कितना है बेटा 0, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा अपने लिए 1/2, ये हो जाएगा -12 इंटू 48 हो गया है ना 48 प्लस 45 कितना आ गया 93/2। ठीक है, 93/2 आ गया। अब बात करते हैं सर एरिया ऑफ ए डी। सर ए डी सी का फॉर्मूला भी यही होगा जो पहले था, हाफ x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। बस इसमें आप क्या करोगे, इस x2 y2 को हटा करके यहाँ पे लिख दोगे x2 y2। आपके लिए ये वाला x2 y2 नहीं है, ठीक है ना। x2 y2 ऊपर चला गया, x1 y1 और x3 y3 तो वही रहा, ठीक है ना। ये वाला उठा के आपने उधर रख दिया। अब अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दो कितना आएगा 1/2, 1/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 -4, -4, y2 का मतलब कितना है, नहीं y2 का मतलब तो 5 है ना मेरे हिसाब से, 5 -7 प्लस x2 का मतलब कितना है -4, y3 का मतलब कितना है 7, 7 -2 +2 हो गया, और प्लस में x3 कितना है बेटा, वो तो 0 ही था बचपन। 1/2 यहाँ पे कितना आएगा -2, ये 8 आएगा ना यहाँ तो, -2
यहाँ पे कितना आएगा 9 इंटू 4 36, 8 में 36 में 8 गए 28, 28/2, ठीक है ना। अब आप बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 93/2 प्लस 20/2 121/2 स्क्वायर। इजी। कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे नॉर्मली। हाँ जी, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कांट भी नेगेटिव। अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे। ये मॉड है बेटा, ये मॉड ही तो है, डंडे लगा रखे हैं सीधे सीधे, ये मॉड है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे, ठीक है। मैं ये दोनों की वैल्यूज बदल जाएंगी लेकिन आंसर सेम आ रहा होगा, ठीक है ना, दोनों को सम करके सेम आ रहा होगा। मैं शायद जहाँ तक मुझे याद है एक में 58 पॉइंट अपॉन 2 58 आ रहा होगा और एक में समथिंग ऐसा कुछ है। हाँ एस सेक्शन 3 वैसा भी हमने करा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नोट कर लिया सबने? अरे सबको समझ में आ गया एरिया का ऊपर सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे ही काम कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ ऐसा 11 था पहुंचे नहीं है हम, कुछ नई बात पे पहुंचे नहीं है और क्वेश्चन हमारे होने लग गए हैं, ठीक है। नई बात पे पहुंचे नहीं है अभी तक, तुम 10th क्लास के कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन हो रहे हैं। The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या आपने कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब तो समझ में आता है कि सर इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और सर उसकी जो बेस है ना, बेस वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। जो बेस है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, बेस सर वाई एक्सिस के ऊपर है। और जो बेस का मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। बेस का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। अगर बेस 10 यूनिट्स का होता तो 5 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि मिड पॉइंट कौन है, ओरिजिन है। अगर बेस 20 यूनिट्स का होता तो 10 ऊपर 10 नीचे। अब बेस कितना है 2A, तो A ऊपर A नीचे, बहुत बढ़िया सर। A लेंथ ऊपर 0, A और A लेंथ नीचे 0, ये सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो गया, बेस हो गया। बहुत बढ़िया सर, मुझे बेस तो मिल गया BC, ठीक है। अब मुझे तीसरा वर्टेक्स निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। वो सर इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। अच्छा, क्या आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर तीनों सेम होते हैं? नहीं पता तो आज के बाद ध्यान रखना। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑल आर सेम। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है, मीडियन। अगर ये मीडियन है तो सर यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही लाइन कहाँ से आ रही होगी, तीसरे वाले वर्टेक्स से यही आ रही होगी। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला वर्टेक्स है वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, कहीं यहाँ पर या यहाँ पर लाए नहीं कर रहा। ये बात समझे नहीं समझे, ठीक है ना। कहाँ पर होगा सर, एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। क्यों होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर सेम होते हैं। ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो मीडियन कौन हुआ, ये। और ये मीडियन है तो यही ऑल्टीट्यूड भी है। और ऑल्टीट्यूड कहाँ से आएगा सर, आएगा तो वर्टेक्स से ही ना। तो वर्टेक्स ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लेता हूँ सर ये वाला पॉइंट, ठीक है, मान लो सर। तो ये वाला ट्राइंगल आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। बट आप मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर आपने मान लिया ये ए पॉइंट है तो इसकी लेंथ कितनी होगी। बोला सर इसकी लेंथ कितनी है, 2A है ना। तो इसकी लेंथ ये ए कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, क्या आपको लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ, सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ बार बार। अगर आपको पहले नहीं भी आता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आज सीख ले।
लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? पढ़ी है आपने आज के पहले, याद नहीं है वो अलग बात है। √3/2 इंटू साइड क्या होती है? √3/2 इंटू साइड, याद रखना आज के बाद। 3/2 इंटू साइड। हाँ जी, 9th का है, हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ, ये तो बेसिकली मैं तो लेंथ ले रहा हूँ। अब क्योंकि बेस इतना है तो ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी सर? किस फॉर्मूले से मिलेगी? तो ये कितनी आएगी? √3/2 इंटू 2a। इससे कट गया, कितना आया? √3a। तो जब ये मैं एक्स एक्सिस की तरफ √3a ही मूव कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ जाएगा? √3a, 0। समझे? पाइथागोरस से भी आ जाता? हाँ आ जाता, लंबा पड़ता बस। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अच्छा, बच्चा बोलेगा जरूरी थोड़ी है कि यही होगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ भाई, तू भी सही कह रहा है, तेरे भी तो हो सकता है। ठीक है ना, इधर भी हो सकता था, ठीक है ना। ये भी कोऑर्डिनेट हो सकता था a', क्या? -√a। लेंथ तो इधर भी हो सकती है ना, √3, इसे दोनों। ठीक है ना। अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है क्या? हाँ, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो तो याद रखोगे, याद ही होगा, है ना। मैं फिर भी लिख देता हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ साइड पे अलग से। इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू, इस छोटी छोटी बातें याद रखा करो बेटा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगले साल फिर से पूछूंगा, काम आएगी फिर से 12th क्लास में। √3 नहीं बताऊंगा, √3/2 इंटू साइड, ठीक है ना। अगले साल फिर से पूछ जाएंगी छोटी छोटी बातें ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या बोलते हैं, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो फिर लेंथ ऑफ मीडियन भी कितनी होगी? जितनी लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड होगी। बस यही क्वेश्चन था जो 12th क्लास में आया था साल पेपर, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा, लेट, क्या बोलोगे आप? लेट BC बी द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट BC द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है आपके पास? 0, a, एंड सी कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0, -a। वी नो, नहीं नहीं सिर्फ लिखना, जितना बोला है मैंने वो सारा लिखना है। वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, वो सही बोल रहे हैं बच्चे, फिर पूरा करके दिखाओ। और नहीं तो अगर आपने शॉर्टकट लगाए हैं तो फिर आप उसको लिखो। वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। तो तो थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्स। फिर ये लिखोगे, फिर लिखोगे रिक्वायर्ड वर्टिसेस और ये आंसर दोगे आप। लिखो फटाफट, कंप्लीट करो, जल्दी लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1, y1, x2, y2 when PQ is parallel to y-axis first case and PQ is parallel to x-axis second case. First case is PQ is parallel to, देखो फर्स्ट केस क्या है? PQ is parallel to y-axis। PQ ऐसा होगा कुछ, P क्या है बेटा? x1, y1,
और Q क्या है, x2, y2। हाँ इधर भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो समझदार बच्चा समझ जाएगा यार, दोनों ही टाइम पे जो आप x का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो तो सेम है, x1 भी और x2 के लिए भी। तो अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है तो यहाँ पे अपने को सिंपली समझ में आ रहा है x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 के क्या है, बराबर है। तो अगर मुझे PQ की लेंथ निकालनी है वो कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि दिखने में तो बचेगी क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगी, मॉड के अंदर y2 माइनस मॉड में लिखना, बड़ा कौन छोटा कौन इसका कोई आइडिया नहीं है ना। मॉड में क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। सेकेंड पार्ट क्या है सर, ये क्या है सर, x डैश, क्या है सर x, ये क्या है सर y, क्या है सर y डैश। बेसिकली ये अपने पास एक लाइन हो गई, P पॉइंट है और पॉइंट है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट कितना है x1 कॉमा y1, ये कोऑर्डिनेट कितना है x2 कॉमा y2। देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट तो बड़ा सिंपली हो जाए, यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि भाई दोनों केसेस में y सेम है, y2 भी उतना ही है और y1 भी उतना ही है। y1 इज इक्वल टू y2, जब आप PQ की लेंथ निकालोगे वो कितनी आएगी, x2 माइनस, समझ गए नहीं समझे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, चलें, चल अब लिखो भाई सबसे टॉपिक, इस टॉपिक, ठीक है ना, 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है, स्लोप। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइंस का स्लोप का मतलब चढ़ाई या फिर ढलान, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप। अब बेसिकली ये लाइन, ये किसी का स्लोप है ना, तो मान लो झूला लगा रखा है, ठीक है ना, ये भी, लेकिन ये इसका स्लोप क्या है, कम है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसे कंपोनेंट लगाऊं परपेंडिकुलर और बेस की बात करूं साथ में, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और यहाँ पर अगर आप बात करें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं बेस इसके साथ फिक्स रखूं, तो बेस में फिक्स रखूं, जितना मैंने ऊपर बेस रखा उतना ही बेस रखूं, तो परपेंडिकुलर बढ़ाने से स्लोप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और परपेंडिकुलर कम करने से स्लोप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बेस अगर मैं उतना ही रखूं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं परपेंडिकुलर को कम कर दूंगा तो बेस अपने आप, स्लोप अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर, बढ़ने से बढ़ जाए, कम होने से कम हो जाए, परपेंडिकुलर के बढ़ने से अगर स्लोप भी बढ़ जाए और परपेंडिकुलर के कम होने से स्लोप भी कम हो जाए, तो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं क्या वो करूं, परपेंडिकुलर तो सेम रखूं लेकिन बेस को कम ज़्यादा करूं, बेस को बढ़ा दिया, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, कम हो गया। मैं बेस को और बढ़ा दूं तो स्लोप और कम हो जाएगा, उल्टा हो रहा है, और मैं बेस को कम कर दूं तो स्लोप बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया सर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन में। तो बेसिकली स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है सर, स्लोप हम कैसे लिखते हैं, एम से, एम इज इक्वल टू पी अपॉन बी। सर अगर मैं इसी बात को मैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर करूं, लाइन के रिस्पेक्ट में, ये एक लाइन है, ठीक है ना, तो लाइन के लिए सर यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, तो सर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, जहाँ पे थीटा क्या बनेगा सर, ये वाला एंगल, ठीक है ना। बस इस थीटा के लिए एक बात ध्यान रखना, कि जो थीटा बनेगा, इधर ध्यान सुनना बेटा, ये जो थीटा बनेगा ये आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे फ्रॉम एक्स एक्स,
फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है ना? तो बेसिकली m इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा जो है वो 0 से बड़ा बराबर 180 से क्या होगा? हमेशा छोटा। और थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो कि हमेशा कहाँ से मेजर किया जाएगा? एक्स एक्सिस से। और कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप मुझे बताओ एक्स एक्सिस का थीटा कितना बनेगा? एक्स एक्सिस का थीटा कितना बनेगा? या तो 0 बनेगा या 180 बनेगा। तो जीरो पे रुक जाओगे, यहाँ अगर पूरा घूम भी जाओगे तो कहाँ पर चले जाओगे? 180 तक। और दोनों ही केसेस में जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? tan 0 या tan 180 कितना होता है? जो होता है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है? एक्स एक्सिस का हमेशा स्लोप कितना है? 0। तो आप ध्यान रखेंगे स्लोप ऑफ एक्सिस कितना है? हमेशा 0। सेकेंड बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। अब बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की। तो आप मुझे बताओ अगर ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई डैश है, ये वाई है, तो एक्स एक्सिस से मैं मेजर करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक का एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली m इज इक्वल टू कितना होता है? tan 90। तो स्लोप कितना हो गया बेटा? tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। वाई एक्सिस का स्लोप कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। एक्सिस का स्लोप कितना है? 0। वाई एक्सिस का स्लोप कितना है? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हम बात करें स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइंस पैरेलल है, देखिए इधर, अगर इधर ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, इस पे एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। ठीक है ना? अब इसके ऊपर मैंने एक एंगल डाला, यहाँ पे कितना है? θ1। और ये कितना है? θ2। क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो θ1 θ2 के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख पा रहे हो, L1 है, ये L2 है, और L1 इज पैरेलल टू L2। θ1 इज इक्वल टू θ2। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको सर? tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। ठीक है ना? और tan θ1 इक्वल tan θ2 का मतलब क्या हो गया? m1 इज इक्वल टू m2। तब आपको समझ में आ गया कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा कितना होता है? बराबर होता है। याशिका तू बता, एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना था? तो उसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी, उसका स्लोप कितना होगा? समझ गए ना आप? कोई भी दो पैरेलल लाइन उनका स्लोप आपस में कितना है? 0। और एक्स एक्सिस का स्लोप आपको पता है कितना है? 0। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप कितना होगा? हमेशा 0। कोई भी लाइन, अच्छा अगर कोई लाइन है उसका वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो उसके पैरेलल वाले लाइन का भी हमेशा स्लोप कितना होगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ तक पहुंच गए आप? कोई दिक्कत वाली बात समझ आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। नोट कर लिया यहाँ तक? अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दो लाइंस है और वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये, ठीक है? ध्यान से, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है? दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। मैंने बताया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अच्छा, इसका एंगल कितना होगा? θ1। θ2 ले लो। बच्चा कहेगा सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया? नहीं ले सकते भाई, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा, और एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। ठीक है ना? इस बात में कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, इसका भी क्या आएंगे? ऐसा लेंगे, एंगल क्या होगा? θ1। क्या तुमने θ1 θ2 और 90 डिग्री इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन पढ़ रखा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
सुपीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, दोनों साइड अगर मैं tan लगा दूं तो tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। tan θ2 का मतलब तो m2 हो गया स्लोप, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए आप, तो कितना आएगा माइनस कॉट θ1। सर माइनस कॉट θ1 का मतलब 1 अपॉन में tan θ1, तो वो कितना हो गया m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1। अच्छा, मतलब अगर मेरे पास एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है बेटा 3, ऋषिका तेरे पास आ रहा सवाल, अगर एक लाइन है और उसका स्लोप है 3, तो अब एक लाइन उसके परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप कितना होगा? -1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या करना है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। हाँ भाई, अगर मेरे पास एक लाइन है उसका स्लोप कितना है -2 है, अब उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप कितना होगा? 1/2। नेगेटिव करना है और रेसिप्रोकल, समझ गए आप? तो अगर मेरे पास कोई लाइन है तो उसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप कितना होता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, और एक बात यहाँ से और मिल जाएगी आपको, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो आप इधर ले आएंगे तो आप ये बात भी समझ सकते हैं कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? हमेशा -1 के बराबर। समझ में आ रही है यहाँ तक सारी कहानी? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है? ये है बेटा, ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और मेरे पास एक ये पॉइंट है P पॉइंट, जो कि है x1 y1, ठीक है, और मेरे पास ये कोई Q पॉइंट है x2 y2। इस PQ लाइन का स्लोप कितना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कईयों ने याद रखा है, हम इसको देखेंगे बना कैसे था ये। देखो बेटा, अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ेगा x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना पड़ेगा y1। बोलो एग्री और नॉट एग्री? तो ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक y। फिर अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लेंथ कितनी होगी पूरी की पूरी y2, और ये लेंथ कितनी होगी x2। समझ गए आप? अब अगर आप इसको ज्वाइन कर दें और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो आप मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है? x2 माइनस x1। बोलो हाँ या ना? भाई ये पूरी कितनी थी x2, यहाँ तक कितनी थी x1, तो ये लेंथ कितनी बची? x2 माइनस x1, तो ये लेंथ कितनी हो गई? x2 माइनस x1। और ये पूरी कितनी थी y2, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? y1, तो ये कितनी बची? y2 माइनस y1। यहाँ पे एंगल कितना होगा सर? थीटा, क्योंकि देखो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे भी कितना आएगा? थीटा, जो कि वो m वाला है, और क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अगर आपको मैं कोई दो कोऑर्डिनेट दे दूं x1 और y1 और x2 और y2, आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है? स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इतना करने की जरूरत नहीं, तो मैं समझा रहा हूँ। नहीं नहीं, कभी नहीं आती, ठीक है ना, कभी नहीं आती। आपको खाली दो पॉइंट अगर पता है, एक पॉइंट है a x1 y1 और एक पॉइंट है b x2 y2, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा m, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2। खत्म। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 आपने किया था नहीं किया था? नहीं किया था? आओ करते हैं। किया था नहीं किया था? नहीं किया था ना? आओ फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 1 के आंसर तो जल्दी से। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगी तो उसका स्लोप कितना होगा सर? स्लोप होगा सर y2 माइनस, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y2, तो स्लोप कितना होगा सर?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना है सर 4 माइनस माइनस 2 अपॉन -1 माइनस 3, तो ये कितना बनेगा सर 6 अपॉन -4 -3/2 -3/2। सेकंड पॉइंट है सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, कितना स्लोप आया इसका 0। बेसिकली ये लाइन कैसी है फिर इसके ऊपर कमेंट करें तो x एक्सिस के पैरेलल है ना। ये लाइन कैसी है x एक्सिस के पैरेलल है। इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा होगा 1/0 टाइप है ना, तो इसका स्लोप आ रहा है नॉट डिफाइंड। अपॉन 0 का मतलब क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये लाइन कैसी है पैरेलल टू y एक्सिस। कुछ ये लाइन कैसी है भैया, ये पैरेलल टू y एक्सिस, अभी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं सर, मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, तो स्लोप कितना होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, तो m इक्वल टू कितना हो गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। बोलो आपको समझ आया नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 1 सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, स्लोप निकालना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात थी, सबका कवर हो गया कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, सर अगर दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस के बीच में, अगर दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना दे रखा है हमें π/4, ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है। अगर दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस के बीच में हमें एंगल कितना दे रखा है π/4, जहां पर एक लाइन का स्लोप m1 कितना दे रखा है सर हमें 1/2 और दूसरी लाइन का स्लोप ये कितना है m2, तो अच्छा वो निकालना है, वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो उस लाइन का स्लोप हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ let the slope of let the required slope be m। भैया हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1/2, m2 की वैल्यू कितनी है m, और थीटा कितना है π/4। क्या तुम फॉर्मूला जानते हो, क्या था tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्या यही फॉर्मूला था, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा सर tan थीटा का मतलब tan π/4 इज इक्वल टू m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2 की जगह पे क्या लिख सकते हो m। अच्छा सुनो, अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान सुनना बेटा, जब भी आपको मॉडुलस के अंदर किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो मॉड को खोलते टाइम प्लस माइनस लेते है ना। जब भी आपको मॉडुलस के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो मॉडुलस को खोलते टाइम, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है भाई, मॉडुलस से जो आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव है, हम इस बात की कोई कदर करते हैं। tan π/4 कितना होगा 1, लेकिन जो इसके अंदर की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना, m तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे नीचे कितना आया 2 दैट इज 2m माइनस 1 अपॉन में कितना आया 2 दैट इज 2 प्लस m इज इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। सर यहाँ पे दो केस लेंगे आप,
एक लेंगे 2m माइनस 1 अपॉन में m प्लस 2 इक्वल टू 1, और एक लेंगे सर आप 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 माइनस, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू m प्लस 2, ये हो जाएगा भैया m इज इक्वल टू 3। ये कितना हो गया, 2m माइनस 1 इक्वल टू माइनस m माइनस 2 जाएगा 3m इज इक्वल टू 1, 1 भी नहीं माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1। पॉसिबल स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आर डी और आंसर क्या क्या पॉसिबल थे सर, 3 और माइनस 1/3। समझ गए आप। कर लीजिए। लाइन थ्रू द पॉइंट, देखो बेटा, द लाइन थ्रू द पॉइंट, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है भाई -2,4, -2,4 और 4,8, ये लाइन 1 है। और इस परपेंडिकुलर L2 कैप परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर पॉइंट कौन कौन सा है, 8,12 और x,24। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आप x की वैल्यू बताओ कितनी। सर अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर। ये बात हमें क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज m1 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस -2। दिस इज 4 अपॉन 4 माइनस -2 कितना हो जाएगा बेटा, 6। सही है ना। ये कैंसिल कितना आ जाएगा बेटा, बाय। तो बात सही है गलत है, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ L सेकेंड इज, अच्छा मैंने पॉइंट गलत लिखा है ना। हाँ सही है, नहीं यार गलत है, -2,6 था ना। अरे यहाँ गलत लिखा था ना मैंने, तभी तो गलत हुआ वो। एट माइनस 6 और 4 माइनस, ठीक है ना। और अच्छा इधर वाला कितना होगा, 12 माइनस 24 अपॉन 6, और यहाँ पे कितना होगा, 8 माइनस x इज इक्वल टू -12/8 माइनस, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ता, y2 माइनस y1 या उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं, हाँ सही तो है, सही है। भी नींद में, मैं भी नींद में हूँ, दोनों नींद में है। अरे 12 माइनस 24 अपॉन 8 माइनस एक्स, या तो ऐसे लिखूं, या 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8 ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम बात, ठीक है। सही है, डरा रही है यहाँ से ना, यहाँ तक ठीक है। ठीक कैसे कर देगी तू, मतलब 1 मिनट में। L1, अच्छा L1 इज M1 इंटू M2 कितना होगा, -1 के बराबर, 1/3 इंटू -12 अपॉन 8 माइनस एक्स इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट वुड बी 8 अपॉन 24 माइनस 3x
इज इक्वल टू 1। इससे आपको क्या मिलेगा बेटा, 12 इज इक्वल टू 24 माइनस 3x। 3x इधर आ जाएगा बेटा, 3x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 4। सही है, समझ आ रहा है। हम एक्सरसाइज पे आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 से करना था ना, 4 से करना, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, 4 से लेके करना है अपने को 11 तक। छुट्टी तभी होगी जब हो जाएगा, ठीक है। हाँ फटाफट करो, फटाफट, टाइम मत खराब करो। चलो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लगा दिया, फटाफट आंसर कर दो जल्दी। जल्दी 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 करो, 2 क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो लेट पी एक्स कॉमा 0 be the point on x axis, ठीक है ना, विच इज इक्यू डिस्टेंट। जो p पॉइंट है x कॉमा 0, ये इक्यू डिस्टेंट है a से और b से। a से और b से। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, पी ए इज इक्वल टू पी बी, इक्यू डिस्टेंट। 10th क्लास का क्वेश्चन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अंडर रूट के अंदर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, आपने स्क्वायर खोल दिया और अंडर रूट हटा दिया क्योंकि स्क्वायरिंग कर दी। इससे आपको दिखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा, 14 इधर आ गया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा इधर आके, 14 माइनस 6x कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर 8x, और इधर कितना होगा 49 प्लस 36 कितना होता है यार, 85 होता है। 85 माइनस 25 तो और नहीं होना, आंसर सही है। x इज इक्वल टू 60/8, 3/2। रिक्वायर्ड पॉइंट 15/2, ठीक है। सर फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट। एक लाइन है जो P पॉइंट है, P कॉमा -4 और 8,0। एक लाइन है, मुझे उस लाइन का स्लोप निकालना है, ये लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, एक पॉइंट तो इसके ऊपर क्या है ओरिजिन, और एक पॉइंट है जो इन दोनों का मिड पॉइंट है। एक पॉइंट तो क्या ओरिजिन और एक ये ए पॉइंट जो है वो मान लो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, पीबी का। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होंगे बेटा, बोलो। 0 + 8 0 + 8/2 x1 + x2/2 और y1 + y2/2। याद है आपको, ऐसे करते थे हम। अरे मिड पॉइंट ये तो था x1 + x2/2 y1 + y2/2 विच वुड बी 4, -2। ये वाला पॉइंट हो गया 4, -2। स्लोप ऑफ लाइन फ्रॉम OA
इज इक्वल टू, ओरिजिन से जो पास हो रही है वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 दैट इज -1 आएगा। दिख रहा है, दिख रहा है ना। परपेंडिकुलर शो करने के लिए दोनों, हाँ स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया। हाँ 3 पॉइंट है, एक को ए मान ले, एक को बी मान ले, एक को सी मान ले, तो ए बी बी सी ए सी 3 साइड बन गई। ए बी का स्लोप निकाल, बी सी का स्लोप निकाल, ए सी का स्लोप निकाल। अगर किन्हीं दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर आ गया तो मतलब उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। किसी को भी ले लो, क्या पता ए बी और बी सी पे आए या ए बी या ए सी पे आए, ये क्या पता कौन से पे 90 आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ए बी और बी सी पे ही आए भाई, सच बोल रहे हैं, समझ गए ना, इन्हीं पे दो पे आना चाहिए। एंगल ए बी तो 90 हो सकता है, कसम थोड़ी खा रखी बी ने, मैं 90 हूँ हमेशा, है ना। 70 पे बना के फिगर देखना पड़ेगा। और 7th पे, सॉरी 8th वाला मैंने बताया था कि अगर आपको वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो ऑपोजिट साइड्स का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। अगर ऑपोजिट साइड्स का स्लोप सेम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल। और अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आ गई तो एबीसीडी क्या बन जाएगा, पैरेलल होगा। डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हमारे पास एक ए पॉइंट है बेटा दैट इज 4,4, बी पॉइंट है 3,5 और पॉइंट है -1, तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया आपके पास, ए डी डी। तो ए पॉइंट क्या है 4,4, बी पॉइंट क्या है 3,5 और सी पॉइंट क्या है -1, क्या बेटा। स्लोप ऑफ ए बी 5 - 4 अपॉन 3 - 4 कितना होगा, -1। स्लोप ऑफ बी सी, अंधा सा फील हो रहा है, सामने आ रहा है। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1, चश्मे ना लग जाए कहीं मुझे, -1 -5, सच में ये ब्लर सा दिख रहा है क्या, अरे बुढ़, मैं बहुत सही में मुझे भी लगेगा, लेकिन नहीं मैं अच्छा ही लगूंगा। -1 -5, चश्मा हमारा हंकार थोड़ी तोड़ता है, सुंदर दिखने वाला तो मैं बचपन से ये -1 -5 गलत वहम है, जो भी है अच्छा है हमारे लिए। -1 -5 -6 अपॉन -4 इक्वल टू 3/2। ठीक है, और तीसरा क्या है बेटा, स्लोप ऑफ एसी। स्लोप ऑफ एसी क्या बनेगा यार, -1 -4 अपॉन वो बनेगा 1। अब आपको दिख रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 तो नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है। तो आप बोलोगे स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल एट राइट एंगल एट राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट, तो ये वाला एंगल आएगा वो अपने पास आएगा सर। ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 7। क्या कहता है कि सर एक लाइन है वो 30 डिग्री मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है सर, एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है। और कितना मूव कर रही है सर, 30 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन जो 30 डिग्री आपने घुमाया है वो वाई एक्सिस से घुमाया, कहाँ से, वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस 30 डिग्री ऐसा कुछ जाएगा, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। लेकिन मुझे क्या लेक्चर निकालना है इस लाइन का, स्लोप।
स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल पता होना चाहिए कहाँ से, हाँ जी कैसे, 30 डिग्री तो यही बनेगा क्या, ऐसे, हाँ ऐसे तो गलत है, क्लॉकवाइज, अच्छा ये बोल रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात, मुझे दोबारा समझाओ। ठीक है फिर ठीक, ठीक है 30 डिग्री, वाई एक्सिस 30 डिग्री यही बनेगा, ठीक है ना, लेकिन हमें तो एंगल ये वाला चाहिए, सर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30, वही तो तब बनेगा ना जब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगाएगा ना मेरे भाई, पहले थोड़ी बोल सकता है, और ये 30 होगा तो ये कितनी, ये तो 90 है ही है। अच्छा ये वाला एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल करो सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल, दिस इज 90 प्लस 30, समझ नहीं आया, और ना, अरे भैया यहाँ से 30 डिग्री अगर आप मूव करोगे ये बनेगा, तो ये एंगल कितना है सर 30 डिग्री, वाई वाई डैश, और ये 30 है सर, ये भी कितना है 30 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये कितना होगा सर एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 90, दैट इज 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो सर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टाइम इक्वल टू tan 120, tan 120 का मतलब tan 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये tan 60, दैट इज माइनस, समझ गए। नेक्स्ट इज ये आपके पास ए बी सी डी 4 पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है -2 -1, बी पॉइंट कितना है 4 0, सी पॉइंट कितना है 3 3, डी पॉइंट कितना है -3 2, यहाँ से आप क्या निकालेंगे भाई, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए डी, और अगर ऑपोजिट साइड का स्लोप बराबर आएगा तो लाइंस क्या होती हैं आपस में पैरेलल, यहाँ पे आपके पास स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी के बराबर आएगा, चले आगे फटाफट देखिए, तो एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस और ये एक लाइन है, तो कौन कौन से पॉइंट से जा रही है सर, बी -1 एंड 4 इन दोनों लाइंस के बीच में स्लोप क्या होगा, ओह सॉरी एंगल कितना होगा, ठीक है सर, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा सर m1 इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, और सर इस लाइन का स्लोप कितना होगा m2, अच्छा नॉट डिफाइन होगा, -2 -1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना हुआ सर -1, ठीक है सर। अब आपको क्या निकालना है, दोनों लाइन के बीच में एंगल, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, मॉड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan थीटा इज इक्वल टू -1 -0 अपॉन 1 प्लस -1 इंटू 0, tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर -1 विच इज 1 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो प्यारे बच्चों थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड एंगल, शांत बेटा शांत, रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन लाइंस आर 45 डिग्री और 135 डिग्री, एंगल कभी भी 45 अकेला नहीं होगा, 45 भी हो सकता है और 145 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ये हो सकता है तो ये वाला भी तो हो सकता है, माइनस में नहीं मतलब 180 माइनस करना, ठीक है ना,
फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई की बात।